नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 18 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की किताब के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और अब तक हमने टोटल 18 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। 18वां जो चैप्टर है अध्याय 18 वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, ये भी हमने पढ़ लिया है। और यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इस अध्याय को हमने 2 पार्टों में पढ़ लिया था, ये पार्ट 3 है, तीसरा भाग है। तीसरे भाग में आज हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। जो चैप्टर है चैप्टर 18 के अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं हम। चैप्टर 18 का नेम है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी शब्दावली देख लेते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य यानी वैदिक काल में लिखा गया साहित्य, उसे क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य कहा जाता है। ठीक है, फिर है उपदेशक। हमने चैप्टर पढ़ा था, एक शब्द आया था उपदेशक, इसका अर्थ होता है उपदेश देने वाला, उसको क्या कहा जाएगा? उपदेशक। ठीक है, एक शब्द आया था कुटुंब यानी परिवार। ठीक है, कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। तो ये तो हो गई शब्दावली। अब देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न। इसमें देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है वेदों की संख्या है। आपको बताना है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो सब जानते हैं कितनी है, 4 है। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। इसके बाद देखिए, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है। आपको बताना है सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। क्या है नाम? द्वष्टती। ठीक है, हमने ऋग्वेदिक कालीन जो नदियां थी वो उनके बहुत सारे जो नदियां हैं उनके वर्तमान नाम और प्राचीन नाम पढ़े थे। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि आपको या तो वर्तमान नाम दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि प्राचीन नाम, या फिर प्राचीन नाम देकर आपसे वर्तमान नाम पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। जो नदियाँ हमने पढ़ी थी, एक नदी हमने पढ़ी थी कुबा, है ना, ये प्राचीन नाम है। कुबा का वर्तमान नाम है काबुल, अब उसे बोला जाता है काबुल। ठीक है, एक नदी का नाम है कुर्मुदा को अब वर्तमान में बोला जाता है कुरुम। ठीक है, एक नदी का नाम है गोमती को बोला जाता है गोमल, अब वर्तमान नाम है गोमल। ठीक है, और एक नदी का नाम है सुवस्तु का वर्तमान नाम है स्वात। ठीक है, और सिंधु नदी का नाम जो है वर्तमान भी सिंधु ही है, प्राचीन नाम भी सिंधु ही है। तो इसमें तो ये अच्छी बात है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। एक नदी का नाम है वीतस्ता, इसका वर्तमान नाम है अब झेलम, इसको कहा जाता है झेलम, प्राचीन नाम है इसका वीतस्ता। ठीक है, और एक नदी का नाम है अश्किनी, ये हम पढ़ चुके हैं, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो पढ़े थे हमने। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। अश्किनी जो नदी है इसका वर्तमान नाम है अब चिनाब, इसको बोला जाता है चिनाब। ठीक है, एक नदी का नाम है परुष्णी, जिसे अब कहा जाता है रावी। ठीक है, कौन सी नदी? परुष्णी, जिसका अब वर्तमान नाम है रावी। ठीक है, एक नदी है विपासा को कहा जाता है अब व्यास। ठीक है, विपासा नदी का वर्तमान नाम क्या है? व्यास है। ठीक है, और एक नदी है शतुद्री। ठीक है, इस नदी का वर्तमान नाम है सतलज, जिसे हम सतलज बोलते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री। ठीक है, और एक नदी है जो इसमें पूछा गया है द्वष्टती। ठीक है, द्वष्टती, इसका अब वर्तमान नाम है सरस्वती नदी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखिए, तीसरे नंबर पे प्रश्न है वेदकालीन 2 राजनीतिक संस्थाओं के नाम बताइए। तो हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर में हमने देखी थी वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था। तो उसकी 2 संस्थाओं के आपको नाम बताने हैं, एक है सभा और एक नाम है समिति। ठीक है, तो आपको 2 राजनीतिक संस्थाओं के नाम बताने हैं इसके। तो वैदिक कालीन 2 राजनीतिक संस्थाओं के नाम है सभा और समिति। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वैदिक काल में परिवार प्रथा कैसी थी। तो वैदिक काल के परिवार प्रथा की बात करें तो उस समय संयुक्त परिवार प्रथा थी। कैसी थी? संयुक्त, जॉइंट फैमिली, यानी कि जो जॉइंट फैमिली बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, संयुक्त परिवार प्रथा, जॉइंट फैमिली सिस्टम उस समय पाया जाता था। कौन से समय में? वैदिक काल में। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है पर्णी एवं निष्क का क्या अर्थ है। आपसे पूछा गया है पर्णी और निष्क का अर्थ पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पर्णी क्या है? जो व्यापारी वर्ग होते हैं ना,
व्यापारी वर्ग को कहा जाता है पणी। व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता है? पणी कहा जाता है। और निष्क, निष्क क्या है? निष्क जो उस समय सिक्के प्रचलित थे ना, उन सिक्कों का नाम है। तो ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निष्क क्या है, तो आपको बताना है ये क्या है, ये सिक्के का नाम है ना, जो उस समय प्रचलित थे सिक्के, तो उसको कहा जाता था निष्क। ठीक है। और पणी क्या है? पणी को कहा जाता है व्यापारी वर्ग। ठीक है, जो व्यापारी वर्ग है उनको कहा जाएगा पणी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वेदों के नाम बताइए, इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों के नाम बताने हैं आपको। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? एक तो है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, और एक है सामवेद, और एक वेद है अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद कितने? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, 4 नाम है। आपको क्या करना है? इनमें से सबसे प्राचीन वेद का नाम बताना है। तो देखिए जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वेदकालीन शिल्प कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको यहाँ पर वेदकालीन शिल्प कला बतानी है। हमने ये चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर में हमने सारे टॉपिक्स पढ़े थे, तो आपको इसमें जो बताना है वो शिल्प कला के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए आर्यों में शिल्प कला जो थी बहुत ही आर्यों ने जो शिल्पकला में बहुत उन्नति की थी, और ये लोग जो थे आर्य, वे कपड़ा अच्छा बुनते थे। शिल्पकला के बारे में बात करें तो देखिए कपड़ा अच्छा बुनते थे, चमड़ा रंगने और आभूषण बनाने की कला में भी क्या थे? ये दक्ष थे। कौन? आर्य। वैदिक काल की बात हो रही है। और जो बढ़ई लोग हैं वो हल, बैलगाड़ियाँ, तख्त, चारपाई, नौकाएं आदि बनाने में काफ़ी निपुण थे। तो मतलब काफ़ी अच्छी थी इनकी शिल्पकला। और कुछ लोग लोहार, सुनार, कुम्हार इनका भी कार्य करते थे। इस समय वेद भी थे, और जो कि चिकित्सा का कार्य करते थे। देखिए चिकित्सा का भी कार्य इस समय होता था। और इन लोगों के धंधे के संबंध में विशेष बात क्या थी कि किसी भी शिल्प को हीन नहीं समझा जाता था। शिल्पकार समाज में क्या था? आदरणीय माने जाते थे। शिल्पकार जो थे वो आदरणीय माने जाते थे। तो काफ़ी उन्नत थी शिल्पकला वैदिक कालीन की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वैदिक संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। आपको क्या करना है? वैदिक संस्कृति की जितनी विशेषताएं हैं वो सब इसमें आपको बतानी है। तो देखिए वैदिक सभ्यता और संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, इसमें सबसे पहली है संयुक्त परिवार प्रथा। ठीक है, सामाजिक जीवन में इनकी बात करें तो यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा थी, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम था। और नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, और नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। और क्या विशेषता है? इसके अलावा एक विशेषता यह है कि जीवन में 16 संस्कारों का महत्व था। जितने भी 16 संस्कार होते हैं उन सब 16 संस्कारों का वैदिक काल में महत्व था, है ना। और 5वीं विशेषता क्या है कि वासुदेव कुटुंबकम की भावना यहाँ पाई जाती थी, और आश्रम व्यवस्था थी, है ना, और वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। ठीक है, तो ये हो गए वैदिक संस्कृति की विशेषताएं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है वैदिक काल की शिक्षा का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। वैदिक काल की शिक्षा आपको बतानी है। तो देखिए वैदिक काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। शिक्षा का आधार सादा जीवन, उच्च विचार था। शिक्षा का आधार क्या था? सादा जीवन, उच्च विचार। और गुरुकुल जो होते थे वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत। ये आप याद रखेंगे कि शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत था। और उस समय संस्कृत भाषा काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। शिक्षा का प्रधान लक्ष्य जो है बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास तथा आचरण की पवित्रता को विकसित करना था। तो ये हो गई वैदिक काल की शिक्षा का संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था का वर्णन कीजिए। देखिए इस समय आश्रम व्यवस्था पाई जाती थी, तो आपको यहाँ पर आश्रम व्यवस्था के बारे में बताना है। तो देखिए वैदिक काल में जो है मनुष्य जीवन की आयु को 100 वर्ष मानकर, मनुष्य जीवन की आयु को 100 वर्ष मानकर आश्रम जीवन को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? एक तो माना है ब्रह्मचर्य आश्रम, और एक माना है गृहस्थ आश्रम,
और एक है वानप्रस्थ आश्रम और एक है संन्यास आश्रम। ठीक है, तो कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में। कौन कौन से? एक तो ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। ठीक है, जो मानव जीवन है, इसके मानव जीवन की जो आयु है उसको 100 वर्ष मानकर ये 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। और ये हमने पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से, चैप्टर में पढ़ा था हमने। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसकी आयु मानी गई है 0 से लेके 25 वर्ष तक। मतलब बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म से लेके बच्चे का जब तक वो 25 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेता है तो तब तक कौन से आश्रम में रहेगा? वो ब्रह्मचर्य आश्रम में। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे 25 से 50 वर्ष की आयु, ये रहेगा इस समय गृहस्थ आश्रम में। इसके बाद 50 से लेके 75 वर्ष की आयु तक व्यक्ति रहता है वानप्रस्थ आश्रम में। और 75 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक की जो आयु होती है इसमें व्यक्ति रहता है संन्यास आश्रम में। ठीक है, तो ये 4 आश्रम इसमें डिवाइड किए गए, 4 आश्रमों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, तो ये हो गई वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था। ठीक है, और देखिए इस आश्रम व्यवस्था में क्या क्या होता था? ब्रह्मचर्य जो आश्रम है इसमें ये जो जीवन का मनुष्य जीवन है जो है उसका पहला भाग था। इसमें क्या होता था? यज्ञोपवीत संस्कार से 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अविवाहित रहते हुए क्या करता था? गुरुकुल में रहकर विद्या का अध्ययन करता था। ठीक है, यानी कि विद्या अर्जित करता था, है ना, विद्या प्राप्त करता था। और ब्रह्मचर्य आश्रम में जो कुछ भी सीखता था उसको अपने व्यवहार में उतारने का कार्य किस में करता था? गृहस्थ आश्रम में करता था। दूसरे नंबर की जो आश्रम व्यवस्था है वो है गृहस्थ आश्रम। ये कब से कब तक मानी गई है? 25 से 50 तक। ठीक है, गृहस्थ में क्या है? संपूर्ण समाज का दायित्व होता है उस पर, और विवाह इस आश्रम का मुख्य संस्कार है। मतलब इस समय व्यक्ति का विवाह होता था। ठीक है, यह आश्रम अन्य सभी आश्रमों का क्या है? पोषक है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासियों का पोषण तो गृहस्थी करते थे। तो दूसरे नंबर का जो है आश्रम व्यवस्था हो गई गृहस्थ आश्रम। ठीक है, तीसरे नंबर पे है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की आयु 50 से 75। ठीक है, और जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति क्या करता है? परिवार के दायित्व से मुक्त होकर, मतलब परिवार के दायित्व नहीं निभाता है, इन सब से मुक्त हो जाता है और अपना जीवन गांव के निकट जंगल में बिताता है। कौन से आश्रम में? वानप्रस्थ आश्रम में। ठीक है, और गृहस्थ आश्रम में रहकर जो अनुभव प्राप्त किया था उसको समाज में बांटता है। ठीक है, तो ये तो हो गया तीसरे नंबर पे वानप्रस्थ आश्रम। चौथे नंबर पे है संन्यास आश्रम, और संन्यास आश्रम की उम्र कब से कब तक? 75 से लेके 100 तक। ठीक है, और वानप्रस्थ आश्रम तक की यात्रा में जब मनुष्य ज्ञान और कर्म की शिक्षा को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेता है तब वह उपदेश देने के योग्य हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई उपदेश देने की आयु एक तरह से। तो ये हो गई वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था। इसके बाद देखिए 11वें नंबर पे वैदिक कालीन व्यापार पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए हमने इनका आर्थिक जीवन पढ़ा था वैदिक काल का, तो इसमें आपको व्यापार के बारे में बताना है। ठीक है, तो व्यापार में देखिए जो आर्य लोग थे वो व्यापार करते थे, है ना। वैदिक कालीन में व्यापार के बारे में बताया गया। व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? पणी। व्यापारी वर्ग को कहा जाता था पणी। और विदेशी व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। जो विदेशी व्यापार होता था इस समय तो वो जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। ठीक है, और ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि उन दिनों जो सिक्के प्रचलित थे ना उसको क्या बोला जाता था? निष्क। ठीक है, निष्क नामक सिक्के प्रचलित थे उस समय, और स्वर्ण निर्मित इस सिक्के का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। और उस समय वस्तुएं ऊँटों, छकड़ों, घोड़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी, जो भी वस्तुएं होती थी। ठीक है, तो ये हो गया वैदिक कालीन व्यापार। इसके बाद देखिए 12वें नंबर पे क्वेश्चन है वेद के भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए वेद के भाग पूछे गए हैं। वेद के भाग की बात करें तो 4 भाग हैं। कितने भाग हैं वेद के? 4 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो है संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक और चौथा है उपनिषद। कितने भाग हैं वेद के? वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ठीक है, तो इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 18 वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, ये कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर 19 पढ़ेंगे। चैप्टर 19 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेट वालों के लिए भी। महाजनपद कालीन भारत और मगध साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 19। तो
बने रहिए चैनल के साथ। और वीडियो आज की थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही, आपके लिए अच्छी लगी आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।